नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में हुए कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए बिलासपुर के सराफा व्यापारी विवेक अग्रवाल के घर पर छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विवेक अग्रवाल के भाई विकास अग्रवाल का नाम शराब घोटाले में सामने आया है। साथ ही वो घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर का करीबी बताया जा रहा है। ईडी की टीम विवेक अग्रवाल के संस्थान श्री राम ज्वेलर्स भी पहुंची, जो बिलासपुर के मध्य नगरी चौक में स्थित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक लता उसेंडी ने कहा कि देश में जब जब महिला आरक्षण की बात हुई तब तब कांग्रेस ने सिर्फ विरोध ही किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि देश की आधी आबादी को आरक्षण मिले, उन्हें ताकत मिले। निश्चित तौर पे आज कांग्रेस नहीं चाहती कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले और सबसे बड़ी बात राजनीतिक श्रेय किसी और को मिले। इस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मैं तो विज्ञापन छपवा के श्रेय आपको दूंगा कि आपने समर्थन किया है, इसलिए हम महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने लागू कर पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ये डर है, ये भय है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 में अगर आ गया तो इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले जाएंगे और उससे हम वंचित हो जाएंगे। और ये खेल उन्होंने खेला। आज छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संस्कृत विद्या मंडलम की कक्षा 9वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष कुल 34 परीक्षा केंद्रों में 1117 बच्चों ने संस्कृत कक्षा की परीक्षा में भाग लिया। परिणाम के अनुसार आंकड़ा 97% रहा, जो कि बीते वर्षों की अपेक्षा काफी बढ़त वाला रहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि बच्चों में संस्कृत के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। कल हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड का हमने एग्ज़ाम घोषित किया और आज हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा क्लास 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के कुल 34 केंद्रों में 1117 बच्चों ने परीक्षा दिलाई है। आज उसका परीक्षा परिणाम हम घोषित कर रहे हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बार संस्कृत विद्या मंडलम का जो रिजल्ट है औसत 97% है। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है, सम्मान की बात है। घरों में एसी और फ्रिज ठीक करने के बहाने दूसरे घरों की रेकी करना और मौका पाकर वहां चोरी करने वाले शातिर आरोपी को आखिरकार बिलासपुर पुलिस की नई टीम ने कई दिनों बाद दबोच लिया। आरोपी चोर के कब्जे से 250 ग्राम सोना और 4 से 5 लाख रुपए की चांदी समेत लगभग 45 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ है। बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि आरोपी बहुत शातिर है। वो चोरी करने के बाद अलग कपड़े पहनकर निकलता था। साथ ही झूठ मूठ का फोन पर बात करते हुए घटना स्थल पर पाया जाता था ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। और इसको पिछले 7-8 महीने से लगातार ये लोग ट्रैक कर रहे थे, सीसीटीवी में ट्रैक कर रहे थे। लेकिन ये अपराधी इतना शातिर है, इतना बदमाश है और इतना ही चालाक भी है, क्योंकि ये एसी फ्रिज बनाने का काम करता है। और ये घरों में जब एसी फ्रिज बनाने जाता था तो कॉलोनी की भी रैकी कर लेता था और जहाँ पर भी दिन में इसको मकान में ताला बंद दिखता था वहाँ उसको ये टारगेट करता था। और बड़ी होशियारी के साथ ही ये 2-3 कपड़े लेके जाता था। जिस कपड़े को पहन के ये चोरी करने घुसता था घर में, वहाँ से सामान निकाल कर, सोने चांदी जेवरात रुपया सब निकाल कर फिर वहाँ पे ही कपड़े चेंज करके फिर बाहर आता था। और इसके बाद लोगों को भ्रम में रखने के लिए या पुलिस को भ्रम में रखने के लिए कि जब पुलिस देखेगी तो सीसीटीवी में कोई दूसरा व्यक्ति दिख रहा है कपड़े पहने हुए और जाते समय दूसरा कपड़ा दिख रहा है। साथ ही साथ में अगर कोई उसको देख लिया जाते हुए तो ये फ़ोन को अपने कान में लगा लेता था और इसको पता था कि फ़ोन अगर मैं करूँगा उस समय तो टावर जो भी है पुलिस निकाल लेती है। तो फर्जी तरीके से फ़ोन को अपने कान में लगाए रहता था, कॉल नहीं करता था। इस तरीके की ये एहतियात बरतता था।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी विभागीय उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के साथ वाला AI जनरेटेड वीडियो का मामला अब राज्य महिला आयोग तक जा पहुंचा है। जानकारी मिलने के बाद राज्य महिला आयोग ने इसे स्वतः संज्ञान में लेते हुए शिकायतों पर कार्रवाई का अपडेट जानने दुर्ग SSP को पत्र भी लिखा है। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि इस तरह का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह किसी भी महिला की छवि धूमिल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कल मेरी जानकारी में आया, एक न्यूज़पेपर में और एक वीडियो मुझे जानकारी मिली थी, और ये मामला अपने आप में काफ़ी आपत्तिजनक है और गंभीर है, और ऐसे मामलों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस में लिया था हमने, और SP दुर्ग को पत्र भेजा जा चुका है, और जो नोडल ऑफिसर हैं साइबर सेल के, उनको भी आज चिट्ठी जारी हो गई है, और 1 सप्ताह के अंदर इन्हें अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। क्योंकि यदि आज इस मामले को नहीं रोका गया तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे और वो फिर बाकी और भी लोगों को लपेटे में लेंगे और उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला को इन्वॉल्व करेंगे। तो राजनीति में शुचिता की बात बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके की गंदी हरकतों को तत्काल रोकना ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसलिए चिट्ठी लिखी है, उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते में SP दुर्ग इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और हमें रिप्लाई भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक किरण सिंह देव ने साफ कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस कोई अच्छा कार्य करती नहीं है, यदि कोई करता है तो उसमें अड़ंगा डालने को तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाएं जो 33% आरक्षण से वंचित हुई हैं, वो कांग्रेस की कृपा से ही हुई हैं। संवैधानिक व्यवस्थाएं रहती है, जनगणना का काम चल रहा है, उसके बाद परिसीमन, और फिर आपका ये जब 2029 की बात हो ही गई थी, और फिर ये तो कांग्रेस को कहने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई इतने लंबे वर्षों तक इतिहास रहा है देश का कि आपकी सरकार रही देश में, कहा है 2G 3G 4G 5G कॉमनवेल्थ इसमें लगे रहे, उस समय क्यों नहीं लाए? आपको खुद लाना नहीं है। आपको जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण बिल सदन में लाया तो उसमें आपको समर्थन देना नहीं है, और विभिन्न कारणों से बहानेबाजी करके उस बिल को ध्वस्त करना है। और उसके बाद अभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर संकल्प प्रस्तुत किया है, कोई चर्चा का विषय नहीं, सब लोग एक साथ संकल्प पारित कर देना था। फिर इतनी चर्चा और इतनी बहसबाजी क्या विषय? इसलिए कथनी और करनी में जो अंतर है पूरा देश देख रहा है। राजधानी रायपुर में लगातार बिजली बिल में हो रही वृद्धि, अघोषित रूप से होने वाली कटौती समेत हाफ बिजली बिल योजना के लाभ से आम जनता को वंचित रखे जाने का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने CSPDCL मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक ने बिजली विभाग से संबंधित परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराते हुए समाधान करने की बात कही। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, बिना बताए बिजली बंद कर देते हैं, पावर कंपनी बिजली कंपनी मुनाफे में चल रही है बात करते हैं, सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है। फिर जनता इस गर्मी के समय जहां पानी की भी आवश्यकता है और पंखे कूलर की भी आवश्यकता है, वहां पर बिजली बंद करना ये अपने आप में विद्युत विभाग के लिए शर्म की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो छोटे उपभोक्ता हैं जिनका बिल 200, 300, 400, 500 रुपये आता है, 1 महीना अगर उनका ड्यू डेट है, वो बिल नहीं पटा पा रहे हैं तो उनकी बिजली को तुरंत काटने का काम किया जा रहा है। जहां दूसरी तरफ बड़े बड़े जो उपभोक्ता हैं जिनका बड़ा पैसा बकाया है, उसको वो रिलीव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री समाधान ऐप के माध्यम से बिजली बिलों का समाधान करने की बात की थी। हमने पूछा कितने IAS IPS और मंत्री अधिकारियों के जो करोड़ों रुपए बकाए हैं, उसमें कितने लोगों का उस ऐप के माध्यम से कितने लोग जुड़े, उस पर कोई जानकारी विभाग नहीं दे रहा है। बेमेतरा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता पद्माकर ने प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 187 रोजगार सहायकों और 35 आवास मित्रों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के कार्यों में संतोषजनक प्रगति न होने के चलते साथ ही समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले रोजगार सहायकों और आवास मित्रों को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है। अभी हमने 187 रोजगार सहायक और 35 आवास मित्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और साथ ही रोजगार सहायकों का इसलिए नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उनका मस्टर रोल जनरेट नहीं हो रहा है। कई पंचायतों में उनके द्वारा कार्य चालू नहीं किया गया है और काफ़ी पेंडेंसी है आवास को लेकर भी, इसके कारण से ही उनको नोटिस जारी किया गया है और जब तक उनकी अच्छी प्रगति नहीं आ जाती है स्पेशली रोजगार सहायकों की, उनका तब तक वेतन भी आहरित नहीं किया जाएगा। 1 मई से 15 मई तक राजधानी के टाउन हॉल में ओडिसी नृत्य की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों समेत महिला पुरुषों को ओडिसी नृत्य की बारीकियां सिखाई जाएंगी। साथ ही उन्हें प्रदर्शन के लिए तैयार भी किया जाएगा। ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय ओडिसी नृत्यांगना आर्य नंदे ने दी। उन्होंने बताया कि पंजीयन को लेकर राजधानी वासी रुचि दिखा रहे हैं। इस वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा को भी सामने आने का अवसर मिलेगा। तो ये हमारे लिए टास्क है जो कि बच्चे सीखे ही नहीं हैं ओडिसी डांस, उनको हम हाथ पकड़ के सिखाएंगे, उनको हम स्टेज में रेडी करेंगे, रेडी करके उनका एक प्रेजेंटेशन हम लोग करवाएंगे। वो भी 15 तारीख को होगा। 15 तारीख को आप सब वहाँ पे रहेंगे कि आप देख सकेंगे कि बच्चे कैसे किस ढंग से सीखे हैं 15 दिन जो हो रहा है वर्कशॉप, क्योंकि हमारे एक चैलेंज है कि 15 दिन में हमको बच्चों को रेडी करना है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।